हाय। सो एचआरएम का आखिरी स्टैंडर्ड एचआरएम 13। अभी तक हम लोगों ने बात करी एचआरएम 11 में मेडिकल प्रोफेशनल्स की क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग की, एचआरएम 12 में नर्सिंग प्रोफेशनल्स की क्रेडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग की, और एचआरएम 13 बात कर रहा है पैरा क्लिनिकल प्रोफेशनल्स की क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग की। स्टैंडर्ड पहले पढ़ लेते हैं। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग ऑफ पैरा क्लिनिकल प्रोफेशनल्स परमिटेड टू प्रोवाइड पेशेंट केयर विदाउट सुपरविजन। तो एक प्रोसेस होनी चाहिए क्रेडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग की, जो पैरा क्लिनिकल प्रोफेशनल्स की परमिशंस जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, लॉ दे रहा है पेशेंट केयर की विदाउट सुपरविजन की। तो कोर ऑब्जेक्टिव है पहला वाला, यानी कि ए, इट इज अ कोर ऑब्जेक्टिव। पैराक्लिनिकल प्रोफेशनल्स परमिटेड बाय लॉ, regulation and the organization to provide patient care without supervision are identified. Simple. फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट या किसी भी तरह के रिकॉग्नाइज डिग्री वाले टेक्नीशियन जैसे ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, इन सबका रिस्पेक्टिव काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसी हिसाब से इन्हें केयर देनी चाहिए। एक फार्मासिस्ट का काम मेडिकल स्टोर में है, दवाओं से रिलेटेड है, वो इमरजेंसी स्टाफ की तरह काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। कमिटमेंट है अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, दैट इज बी। द एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ पैराक्लिनिकल प्रोफेशनल्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड अपडेटेड पीरियडिकली। जैसा हमने एचआरएम 11 और 12 में बात करी कि पहली चीज तो क्रेडेंशियलिंग बिल्कुल क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और अगर कोई नई न्यू स्किल या क्वालिफिकेशन एक्वायर करी है उसे भी फाइल का हिस्सा होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है सी, which is again core. Paraclinical professionals are granted privilege in consonance with their qualification, training, experience and registration. तो यहाँ प्रैक्टिकली एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हटा दिया गया है। HRM 11 और 12 में टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 6, ए टू एफ, इसमें सिर्फ ई तक है। तो ये क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन पैरा क्लिनिकल क्या सर्विसेज दे सकता है, एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एंड स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। दूसरे, उस पैरा क्लिनिकल प्रोफेशनल के पास जो रिक्विजिट लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन होने चाहिए वो उपलब्ध होने चाहिए और वो उसकी फाइल का हिस्सा होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी कहता है कि सर्विसेज जो वो दे रहा है वो सबको पता होनी चाहिए। तो अगेन इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, चाहे व्हाट्सएप, चाहे ईमेल, चाहे इंटरनल ऑफिस नोट, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट लेके फाइल में जरूर लगा दें। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई, पैराक्लिनिकल प्रोफेशनल्स केयर फॉर पेशेंट एज पर देयर प्रिविलेजिंग। तो जिसको जो प्रिविलेज दिया गया है वो वही करे। हो सकता है फिजियोथेरेपी में भी किसी को चेस्ट फिजियोथेरेपी ना आती हो या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ना आती हो, तो वो काम ना करे। इसकी प्रिविलेजिंग एक ऑर्थोपेडिक सर्जन कर सकता है कि उस स्टाफ को क्या क्या आता है, उस फिजियोथेरेपिस्ट को क्या आता है। सीनियर डाइटिशियन जूनियर डाइटिशियन के लिए कर सकती है। उससे आपको ये पता रहेगा कि उस पर्टिकुलर स्टाफ को क्या आता है और वो क्या क्या कर सकता है। आई होप ये काफ़ी क्लियर रहा होगा। इसके साथ एचआरएम चैप्टर का एंड होता है। मैं इसकी भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिससे आप एचआरएम 1 से 13 तक सारे स्टैंडर्ड एक साथ देख सकें। थैंक यू। इन केस मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या आपको डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे करेक्ट करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक्स अ लॉट।